हेलो स्टूडेंट, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेखीय आवर्धन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रेखीय आवर्धन जो होता है इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। एम से, कैपिटल एम, कैपिटल चाहे स्मॉल, दोनों एम प्रयोग कर सकते हैं। और रेखीय आवर्धन होता क्या है हम उसको अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि इस फिगर में बना क्या है। देखिए, इसमें ये एक अवतल दर्पण है, ये मालूम ही होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव है, इसका मुख्य फोकस है, इसका वक्रता केंद्र है और इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है, जहाँ से चलने वाली किरण वस्तु के बिंदु ए से ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये फिगर भी आप पढ़ चुके हैं और इन सब नियमों को भी आप पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो अब देखिए, जब भी हमें दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। वो जो प्रतिबिंब बनता है वो किन नियमों पर आधारित होता है, उसके लिए 3 नियम हैं। 3 प्रकार की किरणें गुजारते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। 3 प्रकार की किरणें गुजर सकती हैं लेकिन गुजारते 2 ही हैं, तीनों नहीं गुजारते हैं। 2 से ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो पहला जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं और जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरा, अगर सी से गुजारने लायक होता है, मतलब अगर सी से गुजारने की स्थिति में होते हैं तब हम सी से गुजारते हैं। तो वो जो किरण जो सी से हम गुजारते हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और कभी कभी हम सी से नहीं गुजार पाएंगे। जैसे वस्तु अगर हम सी और एफ के बीच में यहाँ पर अगर वस्तु रखते तो हम किरण सी से नहीं गुजार पाते, क्योंकि हमें किरणों को आगे गुजारना है, दर्पण से परावर्तित कराना है, पीछे नहीं गुजारना है। इसलिए हम सी से ना गुजार पाते। तो जब सी से ना गुजार पाते तो हम एफ से गुजार देते। तो पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारते और दूसरा एफ से गुजार देते। कब? जब सी से ना गुजारने की स्थिति में होते तब। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें हम सी से गुजार सकते हैं, तो इसलिए सी से गुजार दिए। तो ये जो एक मुख्य अक्ष की समांतर थी और ये जो मुख्य अक्ष की समांतर थी और ये जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी, ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमें इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए, यहीं पर मिली है, यहीं पर हमें वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन गया है, जो कि उल्टा है, वास्तविक है तथा वस्तु से छोटा है। ये सब इसमें नहीं बताना है। ये प्रतिबिंब बना कैसे है केवल इसको बता दिए हम। ये देखिए, प्रतिबिंब की दूरी b है और ये वस्तु की दूरी u है। अब देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए, ये जो वस्तु की लंबाई है इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई का मतलब वस्तु कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ना कि कितना दूर है। बड़ा का मतलब होता है कि वस्तु कितना, 1 मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, इससे मतलब है। और दूरी का मतलब होता है कि कितना दूर रखा है ध्रुव से, उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जो दूरी होता है। अब वस्तु की जो लंबाई होती है उसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। और ये ओ माने ऑब्जेक्ट होता है, इसको भी देख लीजिए। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। और ये दूसरा देखिए आई लिखा है, आई माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब होता है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यही इसमें बताया गया है चित्र में। अब रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ये प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि m बराबर होता है आई बटा ओ। यहाँ देखिए, अब m बराबर आई बटा ओ। यहाँ देखिए लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। m बराबर आई बटा ओ। आई माने प्रतिबिंब की लंबाई
ओ माने वस्तु की लंबाई, आई ऊपर होना चाहिए और ओ नीचे होना चाहिए, इसी को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। अब देखिए रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है। रेखीय आवर्धन का मतलब गुना से होगा। जैसे देखिए आई का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। जैसे प्रश्न में लिखा रहे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। ये जो बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में ऐसे लिखा रहेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना है, तो जो 3 मान होगा वो m का मान होगा। 3 गुना बड़ा होने का मतलब यही है कि जो वस्तु था वो प्रतिबिंब का 3 गुना बड़ा है। मतलब अगर वस्तु 1 का था तो प्रतिबिंब 3 का है, अगर वस्तु 2 का था तो 2 3 6 का प्रतिबिंब है। ये तो गुना का मतलब समझ गए होंगे, m होगा। न्यूमेरिकल में अगर गुना लिखा रहेगा तो उसे हम m मान लेंगे। अब उसके बाद इसको देखिए तो m बराबर आई बटे ओ होता है। देखिए यदि वस्तु की दूरी भी दिया हो, यदि वस्तु की दूरी u हो, ये जो दूरी u है, तथा प्रतिबिंब की दूरी b हो, ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक b हो, तब सूत्र होता है आई बराबर b बटे u, आई बराबर b बटे u। तो ये भी सूत्र होता है, सॉरी यहाँ आई नहीं है ये m है, m बराबर b बटे u। तो m बराबर आई बटे ओ भी होता है और m बराबर b बटे u भी होता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ से हो जाता है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से हो जाता है m बराबर आई बटा ओ बराबर b बटा u, और u माइनस में होता है, यहाँ पर ये माइनस में होता है, ये इतना होता है m बराबर। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हमें काम लगा तो m बराबर आई बटे ओ भी रख लेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो m बराबर b बटे u भी रख लेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम केवल इतना भी रख लेंगे, यानी इतना देख लीजिए, यही लगेगा ही न्यूमेरिकल में आई बटा ओ बराबर माइनस b बटा u। न्यूमेरिकल में इसी का यूज होगा, कभी कभी इन दोनों का भी हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया है। तो देखिए प्रूफ जो है चित्र से होगा। प्रूफ यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ माने उपपत्ति। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा, चित्र से है। देखिए इसमें दो त्रिभुज लेना है, एक बार त्रिभुज ABP यानी कि वस्तु से ध्रुव तक एक बार प्रतिबिंब लेना है और एक बार प्रतिबिंब से ध्रुव तक त्रिभुज लेना है। तो ABC तथा A' सॉरी P है, C नहीं है, फिर से सुनिए, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर के हमें समरूप दिखाना है। और समरूप कैसे दिखाया जाता है इसको हम दर्पण सूत्र में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं उसको तो अभी फिर से बताएंगे, जल्दी से देख लेना। तो कौन कौन त्रिभुज में, ABP तथा A', में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B' में, ये हो गया। तो देखिए इसको हम यहाँ पर अलग बना दिए हैं, इसी त्रिभुज को इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए, दोनों को ज़्यादा समझ में आएगा तब। देखिए ये ABP यहाँ था, ABP यही है, और A', B' यही है। तो समरूप दिखाने के लिए किसी भी त्रिभुज को अगर समरूप दिखाना है किसी दो त्रिभुज को, तो हमें उसका दो कोण बराबर दिखाना है या तो दो भुजा बराबर दिखाना है। तो हमें इसका या तो दो कोण बराबर दिखाएंगे या तो दो भुजा। देखिए यहाँ पर 90 बन रहा है और यहाँ पर भी 90 बन रहा है, तो एक तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन एक जो दूसरा वाला है वो बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाला बराबर नहीं है, ये तो ऊपर वाला है ना और यहाँ नीचे वाला है। मतलब दोनों में P अगर देखा जाए तो P दोनों में नहीं है, ये जो P है यहाँ ऊपर का कोण है और ये जो नीचे का P है ये इस त्रिभुज का कोण है। समझो कि कोण P बराबर कोण P दोनों में नहीं है, और ये A तो है नहीं, ये A है, ये A' है। तो ये कैसे
सिद्ध होगा। तो पहले तो एक लिख देते हैं ये समकोण वाला जो है कि कोण कितना है ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। ये क्या है? समकोण है। तो यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं समकोण है। ठीक। अब एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट और मेन है, देखिए ये कैसे पता चलेगा। चित्र को देखिए ध्यान से। ये किरण और गुजारी गई है, इसको देख लीजिए। ये जो किरण है ये बिंदु P से आकर के टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है। और जब प्रकाश का परावर्तन बताए थे तो उसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो मुख्य अक्ष है, ये C से तो एक किरण आई है, यहाँ पर ये अभिलंब है। C से अगर कोई भी किरण इस दर्पण पर आएगी तो अभिलंब होगी, क्योंकि वृत्त का नियम होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये गणित में परमीय है, वहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग। तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। तो परावर्तन के नियम से I हमेशा R के बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है? ये वाला कोण का क्या नाम है? ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। यहाँ लिख देते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। परावर्तन के नियम से यहाँ लिख देते हैं, समझ में आएगा। परावर्तन के नियम से। ठीक। अब देखिए, अब ये तो चाह रहे थे हम लोग कि दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, तो वो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये लिख देंगे कि त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश पी। जो त्रिभुज लिए थे वही, ये समरूप का चिन्ह है। तो अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो देखिए, यानी कि लंब का बटा लंब और आधार का बटा आधार। इसमें देख लीजिए दूसरा वाला चित्र है, इसमें और स्पष्ट है। देखिए इसमें लंब ए बी है, इसमें लंब ए डैश बी डैश है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक। उसके बाद जो दूसरा है, देखिए इसमें इसका आधार बी पी है। इसमें भी देख लीजिए, कहाँ गया ये इसका आधार बी पी है। और जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसका आधार बी डैश पी है। यहाँ से देखिए बी डैश पी है, यानी कि बी पी बटा बी डैश पी। तो यहाँ से हो जाएगा ये बी पी बटा बी डैश पी, बी पी बटा बी डैश पी। अब हमें इन सब का मान यहाँ पर रख देना है। तो देखिए ए बी का मान कितना है? ए बी का मान ओ है। और ये जो मान रखा जाएगा ये सब चिन्ह सहित रखना है। चिन्ह परिपाटी या चिन्ह कैसे रखा जाएगा इसको पहले बता चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है वो धन में, जो मुख्य अक्ष के नीचे होता है वो ऋण में, और जो दर्पण के सामने होता है वो ऋण में इधर बाईं तरफ, और जो दाईं तरफ होता है वो धन में। बाईं तरफ ऋण में, दाईं तरफ धन में। तो ए बी का मान दर्पण के ऊपर है तो धन में ओ रखा जाएगा यहाँ पर, ए डैश बी डैश ऋण में आई रखा जाएगा, नीचे है क्योंकि, और बी पी कितना है? ये वस्तु की दूरी है, ऋण में रखा जाएगा। उसके बाद में बी डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी ऋण में रखा जाएगा। यहाँ आप दूरी नाप रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं, ये सामने देखा जाता है।
तो यहाँ से माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसे हम पलट लेते हैं, आई बटा ओ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई बटा ओ बराबर बी बटा यू। यहाँ माइनस बचा, इस माइनस को इधर पक्षांतर कर दिया है, तो यही तो आई बटे ओ बराबर बी बटे यू था, यही तो लाना था। और आई बटे ओ बराबर कितना होता है एम, एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस बी बटा यू। ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। इससे आपकी जो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी रहेगी वो अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे।